हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट बेंस। मैं अभिषेक कुमार। मैग्नेट बेंस अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको दे रहा है 100% फ्री एजुकेशन। और 100% फ्री एजुकेशन मतलब कंटेंट के साथ किसी तरह की कोई गुंजाइश नहीं है, ठीक है। तो बेस्ट कंटेंट, बेस्ट फैकल्टीज अकेले इसी प्लेटफॉर्म पे। एक अकेला ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको करा रहा है तैयारी एनसीईआरटी सीबीएसई बुक की भी और बेस्ट पब्लिशर्स की बुक की भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो इस वीडियो में हम लोग कवर अप कर रहे हैं केस बेस्ड क्वेश्चंस। तो ये जो सीरीज आपकी चल रही है, यहाँ पे हम थर्ड टॉपिक लेकर आए हैं इस वीडियो में, और वो थर्ड टॉपिक है आपका हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। तो एक बहुत प्यारा चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट, जहां पे आपको एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में से ये पार्ट इस बार टर्म 2 में पूछा जा रहा है। तो हाइट्स एंड डिस्टेंसेस आपके सामने केस बेस्ड क्वेश्चंस किस प्रकार से इस चैप्टर से अगर बना तो क्या बन सकते हैं, ठीक है, क्या टाइप है, क्या वैरायटी है, इसको हम कवर करेंगे पूरा इस वीडियो में। तो चलिए, पहला सवाल आप लोगों के सामने वो कुछ इस तरीके से है। तो देखने में बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन है बहुत छोटा सा। तो जितने भी केस बेस्ड क्वेश्चंस आने वाले हैं उसमें क्या है, कुछ पर्टिकुलर स्टोरी दी रहती है, केस दिया रहता है, आपको उसको रीड करना है और ऑन द बेसिस ऑफ दैट स्टोरी, ऑन द बेसिस ऑफ दैट केस आपको उनके सब पार्ट्स का जवाब देना है। तो चलिए 10th क्लास स्टूडेंट्स, हम लोग चालू करते हैं। तो पहले सवाल समझ लेते हैं, सवाल क्या है। तो सवाल है, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th विजिटेड इंडिया गेट। तो 10वीं क्लास के, 10वीं कक्षा के जो छात्र हैं उन लोगों को एक विजिट पे लेके गए स्कूल वाले, कहां पर, इंडिया गेट दिखाने के लिए, ऑन एन एजुकेशन ट्रिप। तो आप लोगों के भी स्कूल से अगर एजुकेशन ट्रिप होती है तो आपको ये चीज़ पता होगा कि एजुकेशन ट्रिप ऐसी जगहों पे, ऐसे मॉन्यूमेंट्स या ऐसी जगहों पे लेके जाते हैं जहां पे आप लोगों को कुछ एजुकेशन मिले, कुछ सीखने को मिले। तो ऐसी जगहों को आप लोगों को प्रैक्टिकली, फिजिकली विजिट करवा के वहां की चीज़ें जब बताई जाती हैं तो आपको बहुत अच्छे से चीज़ें याद रह जाती हैं। तो ऐसे ही कुछ एक एजुकेशन ट्रिप हुआ जहां पे इंडिया गेट लेके गए और जो उनके साथ टीचर थी, तो द टीचर एंड द स्टूडेंट्स हैड इंटरेस्ट इन हिस्ट्री एज वेल। द टीचर नरेटेड दैट इंडिया गेट ऑफिशियल नेम दिल्ली मेमोरियल, ओरिजिनली कॉल्ड ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल। तो टीचर्स और स्टूडेंट्स वहाँ पे गए थे एजुकेशनल ट्रिप पे, क्योंकि टीचर और बच्चे बहुत ज़्यादा हिस्ट्री को लेके इंटरेस्टेड थे। तो उनकी टीचर ने बच्चों को ये बताया कि जिस चीज़ को हम आज इंडिया गेट बोलते हैं, इसको पहले ऑफिशियल नेम, एक्चुअली इसका जो ऑफिशियल नेम है वो दिल्ली मेमोरियल है, और इसको शुरुआत में पहले ये बोला जाता था इंडिया गेट से पहले ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल, ठीक है। तो मॉन्यूमेंटल सैंडस्टोन आर्क इन न्यू दिल्ली, और ये जो पूरा मॉन्यूमेंट बना हुआ है ये बेसिकली सैंडस्टोन आर्क से बना हुआ है। तो इसको जो कर्व्स दिए गए हैं, ठीक है, और जो इसमें स्टोन्स यूज किए गए हैं वो सब सैंडस्टोन्स हैं। डेडिकेटेड टू द ट्रूप्स ऑफ ब्रिटिश इंडिया हु डाइड इन वॉर्स फोर्ट बिटवीन 1914 एंड 1919। तो टीचर ने बच्चों को ये बताया कि ये जो है ये बेसिकली डेडिकेट किया गया था, ये जो गेट बनाया गया था ये एक याद में बनाया गया था जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, जो लोग इस देश को शहीद हुए थे। तो 1914 की लड़ाई से लेके 1919 के बीच में जितने लोगों का भी देहांत हुआ था या उस समय जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई थी लड़ाई में, उन लोगों को ये डेडिकेट किया गया था। द टीचर ऑल्सो said that India Gate, which is located at the eastern end of the Rajpath, is about 138 feet. अब टीचर ने बच्चों को ये भी बताया कि ये जो इंडिया गेट बना है ये पूरे राजपाथ के ईस्ट फेस में बना हुआ है। तो अगर आपने कभी इंडिया गेट नहीं विजिट किया तो एक बार जरूर जाइए, आप वहाँ पे देखेंगे एक पूरा राजपथ है, मतलब एक पूरा पाथ है जिसके ऊपर बेसिकली पूरा हर साल आप लोग देखेंगे कि परेड होती है 2 टाइम। तो यहाँ पे जो ये गेट है ये बेसिकली इस रोड के ईस्टर्न पार्ट में है, ठीक है। तो एट द ईस्टर्न एंड ऑफ द राजपाथ इज अबाउट 138 फीट, मतलब करीब 42 मीटर्स इसकी हाइट है इन द हाइट। तो what is the angle of elevation if they are standing at a distance of 42 meter away from the monument? अब आपको जवाब ये देना है फर्स्ट पार्ट का कि वो ये कि अगर बच्चे यहाँ खड़े हैं और वो अगर इंडिया गेट देख रहे हैं तो आप ये बताइए कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो क्या है अगर बच्चों की दूरी इंडिया गेट से 42 मीटर्स है। तो अगर 42 मीटर्स की दूरी पे वो खड़े हैं,
अब जो डाटा ऊपर दिया है उसमें हाइट ऑफ द मॉन्यूमेंट दी है, मैं इसको बोल देता हूं इंडिया गेट की हाइट को AB, ठीक है, और ये हाइट आपको दी हुई है 138 फीट। अच्छी बात ये है कि ब्रैकेट में मीटर्स में ऑलरेडी कन्वर्टेड करके आपको दिया हुआ है, तो 42 मीटर्स इसकी हाइट है और 42 मीटर्स दूरी पे बच्चे खड़े हैं, तो बच्चे खड़े हैं C पॉइंट पे। यहां से अगर वो मॉन्यूमेंट को देखते हैं, उसका टॉप देखते हैं, तो आप ये बताइए एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा। मतलब अगर हम इसको ले लें थीटा, ठीक है, तो आपको थीटा की वैल्यू बतानी है। चलिए ये एंगल बताना है, तो यहां पे जैसे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा है कि क्योंकि हमें बेस नोन है, क्योंकि 90 डिग्री यहां बन रहा है, तो ये एक राइट ट्राइंगल है, क्योंकि हमें बेस नोन है, हाइट नोन है, तो यहां पे आपको एक रेशियो पता है, वो रेशियो पता है AB अपॉन CB का, तो दैट मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस का, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस का जो रेशियो बनता है ये बनता है tan थीटा पे, ठीक है, तो tan थीटा साइन कॉस tan कोसेक सेक कॉट, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट मीन्स ये रेशियो हमें परपेंडिकुलर अपॉन बेस AB की हाइट अपॉन CB आ जाएगा, और AB क्योंकि हमें नोन है 42 और CB क्योंकि हमें नोन है 42, तो ये वैल्यू हो जाएगी tan थीटा की, और जब इन दोनों को ऊपर नीचे में सॉल्व करूंगा तो tan थीटा की वैल्यू निकल के आ रही है 1। अब आपने ये चीज पढ़ी है कि tan थीटा की वैल्यू 1 कब होती है, तो ये होती है जब थीटा, जब एंगल होता है 45 डिग्री, तो यहां पे आंसर आपके सामने है, थीटा की वैल्यू होगी 45 डिग्री, तो ही ये 1 आएगा। तो एंगल ऑफ एलिवेशन जहां बच्चे खड़े होकर इस मॉन्यूमेंट को देख रहे हैं, वो एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा 45 डिग्री का है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन आपने कैलकुलेट करके दे दिया। इतना प्यारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट आप लोगों के सामने। चलिए मूव करते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। तो डाटा वही का वही है, लेकिन अब हमें पूरा डाटा नहीं रीड करना, वो मैं समझा चुका हूं। इसका सेकंड पार्ट डायरेक्ट देखते हैं। तो इसके सेकंड पार्ट में लिखा है कि इफ द चिल्ड्रन वांट टू सी द टावर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, अब अगर वो इस गेट को देखना चाहते हैं 60 डिग्री के एंगल से, तो अगर आपको थीटा 60 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, तो यहां पे इन्होंने बोला इफ द चिल्ड्रन वांट टू सी द टावर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट व्हाट डिस्टेंस शुड दे स्टैंड। इससे पहले वाले क्वेश्चन में 42 मीटर की दूरी पे खड़े थे, तब एंगल बन रहा था 45 डिग्री का, लेकिन अगर वो 60 डिग्री के एंगल से देखते हैं तो उनको कितनी दूर खड़ा होना पड़ेगा मॉन्यूमेंट से, तो ये वाला डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। हम बोल रहे हैं मॉन्यूमेंट की हाइट AB एंड C पे बच्चे खड़े हैं, तो आपको कुल मिला के CB को कैलकुलेट करना है, और AB आपके पास 42 है, AB आपके पास 42 मीटर है, मॉन्यूमेंट की हाइट है आपके पास, आपको ये x पता करना है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल्स टू tan, और tan थीटा की वैल्यू मुझे दी है 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री की वैल्यू मतलब बेसिकली ये जो रेशियो आएगा ये AB अपॉन CB परपेंडिकुलर अपॉन बेस आएगा। यहाँ पे आपको AB दिया है 42, CB दिया है x, ये x मुझे निकालना है, और tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, तो tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 मैंने यहां सब्स्टिट्यूट कर दी। अब मैं आंसर दे सकता हूं, तो x मतलब वो डिस्टेंस निकल के आ जाएगा, और वो डिस्टेंस निकलेगा 42/√3। क्लियर है, तो 42/√3 मीटर। अगर आप डिनोमिनेटर से रूट को रिमूव करते हैं तो यहां पे x की वैल्यू फाइनली आएगी 42√3 अपॉन 3, और 3 से 42 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 1 टाइम्स 3, 3 4 टाइम्स 12, तो 14√3 मीटर ये आपका जवाब आएगा। बच्चों को कितने दूर खड़ा होना पड़ेगा, बच्चों को खड़ा होना पड़ेगा 14√3 मीटर दूरी पे, और √3 का मतलब 1.732 होता है, तो आप चाहें तो 14 के साथ 1.732 आप मल्टीप्लाई करके भी आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए ये फाइनली डेसिमल में जब मैंने कन्वर्ट किया तो कितने मीटर्स जवाब आ रहा है। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट की तरफ। तो यहां पे हमने कंप्लीट किया सेकंड पार्ट को भी। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है
ये कह रहा है इफ द ऑल्टीट्यूड ऑफ द सन इज एट 60 डिग्री, अगर सन का ऑल्टीट्यूड 60 डिग्री है, देन एट व्हाट हाइट विल द वर्टिकल टॉवर कास्ट अ शेडो ऑफ 20 मीटर। ये कहना चाह रहा है कि ये अगर मॉन्यूमेंट है और इस मॉन्यूमेंट की एक शेडो बनके यहाँ पे नीचे आ रही है, और ये शेडो की जो लेंथ है ये है 20 मीटर, ठीक है, और मॉन्यूमेंट था आपके पास 42 मीटर का, मॉन्यूमेंट इतना ही था 42 मीटर का। तो ये कह रहा है इफ द ऑल्टीट्यूड ऑफ द सन इज एट 60 डिग्री, अगर सन का ऑल्टीट्यूड 60 डिग्री पे है तो देन एट व्हाट हाइट विल द वर्टिकल टॉवर, अच्छा कोई भी वर्टिकल टॉवर है जिसकी हाइट अगर हमें नोन नहीं है तो ये हाइट हमें बेसिकली कैलकुलेट करनी है, एच कैलकुलेट करना है। तो ये जो क्वेश्चन में शेडो दिया है, अगर शेडो 20 मीटर की बन रही है, ठीक है, तो कास्ट शेडो ऑफ 20 मीटर और ऑल्टीट्यूड सन का दिया है 60 डिग्री 60 डिग्री, तो यहाँ पे जो सन का ऑल्टीट्यूड हमें दिया है वो 60 डिग्री दिया है, दैट मीन्स tan 60 डिग्री की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी h/20, और h/20 का मतलब है tan 60 का मतलब है √3 विच इज इक्वल्स टू h/20, और यहाँ पे 20 मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 20√3 इज इक्वल्स टू h, मतलब 20 मल्टीप्लाइड विथ 1.732, ये आपकी हाइट ऑफ द टॉवर निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो इस केस से आप मॉन्यूमेंट की हाइट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जब मैं 20 को 1.732 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा 2 × 2 4, 2 × 3 is 6, 2 × 7 is 14, और 2 1 टाइम्स इज 2, तो 1 जो है वो 2 में ऐड हो गया। यहाँ पे ये वैल्यू आएगी डेसिमल के बाद 3 डिजिट, तो 34.64 मीटर, ये फाइनली मेरा आंसर निकलेगा, हाइट ऑफ द टॉवर निकल के हमारे सामने। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट आपको सॉल्व करना था। कर लेते हैं यहाँ पे बोर्ड क्लियर और मूव करते हैं इसके फोर्थ पार्ट की जगह पे। तो इफ द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द रॉड टू इट्स शेडो इज 1:1। अब क्वेश्चन क्या बोला है कि ऊपर का जो डाटा दिया है उससे थोड़ा सा हट के नीचे सवाल हमसे पूछ लिया। सवाल हमसे ये पूछा है कि अगर रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द रॉड टू इट्स शेडो, तो लेंथ ऑफ रॉड टू द लेंथ ऑफ शेडो का अगर रेशियो दिया है, और वो रेशियो हमें कितना दिया है, तो देखिएगा ये रेशियो हमें इन्होंने दिया है 1:1, तो 1:1, ठीक है। व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन, आप बताइए सन का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है। तो यहां पर देखते ही जवाब आ रहा है कि लेंथ ऑफ द रॉड अपॉन लेंथ ऑफ द शेडो, मतलब ये रॉड है और इसका एक शेडो बन रहा है, आपको सन का एंगल ऑफ एलिवेशन बताना है, ठीक है। तो आपको थीटा की वैल्यू बतानी है। अगर ये रेशियो 1:1 दिया है तो हम कहेंगे 1:1 का मतलब 1 ही होता है। तो यहाँ पे 1 कब आएगा, तो tan थीटा अगर मैं बोल दूं तो एंगल ऑफ रॉड हमेशा स्टैंडिंग पोजीशन में होगी, तो ही तो इसका शेडो यहाँ पे बनेगा। इस कारण मैं कहूंगा ये tan का रेशियो दिया है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस दिया हुआ है, तो tan थीटा की वैल्यू होती है 1 कब, जब थीटा होता है 45 डिग्री। तो ये क्वेश्चन तो ओरल था, हमने ओरली जवाब दे दिया। क्लियर है, करना कैसे है वो मैं आपको समझा रहा हूं। तो tan थीटा इज 45 डिग्री, मतलब थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन होगा 45 डिग्री का। क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट हमने यहाँ पे कवर अप कर लिया। मूव करते हैं इसके फिफ्थ पार्ट की जगह पे। तो फिफ्थ पार्ट में क्या पूछ रहा है, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज 30 डिग्री, अगर एंगल ऑफ एलिवेशन सन का जो है वो 30 डिग्री का है, ठीक है, देन व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ पोल, ये है लेंथ ऑफ पोल, एंड टू इट्स शेडो, तो ये इसका शेडो बन रहा है। चलिए यहां पे देखिएगा, लेंथ ऑफ द पोल मतलब परपेंडिकुलर, तो लेंथ ऑफ पोल अपॉन शेडो मतलब यहां पे बेस बोला है, तो ये होगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट मींस tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है। तो आप देखेंगे यहां पर कि लेंथ ऑफ पोल अपॉन शेडो ऑन द एलिवेशन ऑफ 30 डिग्री, ये tan 30 डिग्री की वैल्यू क्योंकि 1/√3 होती है, तो ये हमारा आ जाएगा रेशियो 1:√3 का। तो लेंथ ऑफ पोल टू इट्स शेडो, तो यहां पे शेडो क्लियर है,
और हमसे रेशियो ही पूछा था। इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन इज 30 डिग्री देन व्हाट विल बी द रेशियो, तो रेशियो हमारा आ जाएगा 1:√3 का, ये हमारा जवाब है। क्लियर है? तो कैसे चीजों को सॉल्व करना है ये मैंने आपको बता दिया, पहला सवाल आपके सामने ये हो गया क्लियर। मूव करते हैं इसके सेकंड पार्ट की जगह। तो सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, तो केस बेस्ड टाइप क्वेश्चंस हम लोग देख रहे हैं हाइट एंड डिस्टेंसेस के। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के सामने ये रहा। कपिल इज स्टैंडिंग इन द बालकनी ऑफ हिज हाउस। कपिल जो है वो अपनी बालकनी में खड़ा है, घर की बालकनी में खड़ा है। ही ऑब्जर्व्स 2 कार्स, वो 2 गाड़ियों को देखता है, वन ऑन ईदर साइड से ए एंड बी। तो देखो यहाँ पे हमें ड्राइंग भी दी हुई है। ये बोल रहा है कि कपिल कहीं पे अपनी बालकनी में खड़ा है और वो 2 गाड़ियों को देख रहा है, दोनों ईदर साइड मतलब एक दूसरे के अपोजिट में है। ठीक है, तो एक गाड़ी है ए, एक गाड़ी है बी और कपिल ऊपर खड़ा है और ये 2 गाड़ियों को देख रहा है। इफ द हाइट एट विच ही इज स्टैंडिंग इज 3 मीटर, अब वो जिस हाइट पे खड़ा है वो हाइट अगर 3 मीटर की है, ठीक है, देन व्हाट इज द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ दिस कार एज ऑब्जर्व्ड बाय हिम। तो ये क्या बोल रहा है, इफ द हाइट एट विच ही इज स्टैंडिंग इज 3 मीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ वन ऑफ द कार फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज ऑल्सो 3 मीटर। अच्छा, कोई एक गाड़ी है जो कि फुट, उस बिल्डिंग के फुट से 3 मीटर की दूरी पे खड़ी है, तो आप ये बताइए देन व्हाट इज द एंगल ऑफ डिप्रेशन, आप इस एंगल के बारे में क्या बोलेंगे। ठीक है, तो इसको मैं थीटा ले लेता हूं। ठीक है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ दिस कार एज ऑब्जर्व्ड बाय हिम, तो ये अभी है ट्रायंगल। एंगल ऑफ डिप्रेशन बताना है, मतलब ये 30 डिग्री बताना है। तो जब मैं एंगल ऑफ डिप्रेशन ये 30 डिग्री लेता हूं और सॉरी थीटा लेता हूं, तो थीटा यहां पे इसी के बराबर होगा, मतलब ये थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। मतलब एंगल ऑफ डिप्रेशन अगर थीटा दिया है तो यहां से देखने पे एंगल ऑफ एलिवेशन भी थीटा के बराबर ही आएगा। मैं ऐसा बोलता हूं कि मुझे बेसिकली एक राइट ट्राइंगल दिया है, यहां पे 90 बन रहा है, यहां पे थीटा बोला है, ये हाइट मुझे 3 दी है, ये हाइट मुझे, ये बेस मुझे 3 दिया है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये रेशियो अगर मैं देखूं तो हाइट ऑफ द बिल्डिंग जहां पे वो खड़ा हुआ है, बालकनी से लेके नीचे फुट तक की हाइट, और बेस जहां पे गाड़ी उस फुट से दूरी पे खड़ी है वो बेस है, और ये tan थीटा की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये भी 3 है और ये भी 3 है, बेस भी 3 मीटर का दिया है, तो 3/3 tan थीटा, और 3 से 3 काटने पे ये वैल्यू आ रही है 1, तो 1 इज इक्वल टू tan थीटा। कब tan थीटा की वैल्यू 1 आएगी, मतलब tan थीटा इक्वल टू 1 कब होता है, जब थीटा 45 डिग्री होता है। तो यहां पर जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 45 डिग्री निकल के आएगा। क्लियर है? तो जैसा इन्होंने फर्स्ट पार्ट बोला था, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पार्ट यहां पे जो थीटा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन उन्होंने पूछा था, वो 45 डिग्री आया। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया है कवर अप। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट देखते हैं। बोर्ड किया क्लियर, सेकंड पार्ट देखिएगा। एट एन इंस्टेंट द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 कार्स, तो एक इंस्टेंस ऐसा हुआ कि एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 कार्स वे फाउंड टू बी 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। ये 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री है। ठीक है, तो एट एन इंस्टेंट द एंगल ऑफ डिप्रेशन, नीचे देखने का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 कार्स वे फाउंड टू बी 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। इफ द हाइट एट विच ही इज स्टैंडिंग इज 3 मीटर, अगर जिस हाइट पे कपिल खड़ा है वो हाइट अगर 3 मीटर की है, ठीक है, तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 कार। आप ये बताइए इन दोनों गाड़ियों के बीच का डिस्टेंस क्या आएगा। तो इन दोनों गाड़ियों के बीच का डिस्टेंस इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक हम बोलते हैं ये x है, और b से लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस हम बोलते हैं y है। तो बिल्डिंग के फुट तक का अगर मैंने डिस्टेंस दोनों गाड़ियों का निकाल लिया तो लास्ट में मैं x + y करूंगा, मेरे पास a से b तक का डिस्टेंस आ जाएगा, मतलब 2 गाड़ियों के बीच का डिस्टेंस आ जाएगा। क्लियर है? तो चलिए सॉल्व करना चालू करते हैं। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हमें यहाँ 30 डिग्री दिया है, इसका मतलब ये 30 डिग्री यहाँ पे आ जाएगा, और ये 60 डिग्री दिया है, इसका मतलब ये एंगल 60 डिग्री का हो जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, तो हम एक काम करते हैं, ये A है, इसको हम ले लेते हैं E, और ये हम ले लेते हैं कपिल इस पॉइंट पे है F पॉइंट पे। चलिए
तो यहां पर आप देख रहे हैं हमें एक रेशियो मिलेगा, और वो रेशियो मिलेगा अगर मैं tan 30 डिग्री देखूं तो tan 30 डिग्री की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब FE अपॉन AE होगी, ठीक है। और FE की वैल्यू हमें 3 दी है, AE की वैल्यू हमें x दी है। tan 30 जो है तो tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, और ये वैल्यू फाइनली x की निकल के आएगी 3√3। तो x जो डिस्टेंस है मतलब a से लेके e तक की जो दूरी है वो 3√3 मीटर्स है। चलिए ये हमारा निकल के आया है x। और अगर मैं tan 60 डिग्री देखूं तो tan 60 डिग्री पे भी सेम रेशियो आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब FE अपॉन, इस केस में EB इसका बेस होगा तो EB, और tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3 इज इक्वल्स टू FE का मतलब है 3 अपॉन EB का मतलब है y। क्लियर है? ये y इधर चला जाएगा और ये आ जाएगी वैल्यू 3/√3 मीटर्स। अब हमें टोटल डिस्टेंस देना था, तो टोटल डिस्टेंस देने के लिए हम y को पहले तो यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं। ये हो जाएगा 3√3/3 मीटर। 3 से 3 कटा तो यहाँ पे y की जो वैल्यू है ये आ जाएगी √3 मीटर। क्लियर है? तो y की वैल्यू आई है √3 मीटर। अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, तो हमारे पास x भी है, हमारे पास y भी है। दैट मीन्स x प्लस वाई अगर मैं करता हूं तो मेरे पास फाइनली एक डिस्टेंस निकल के आएगा, और वो निकल के आएगा कितना, तो 3√3 प्लस √3, और ये वैल्यू आ जाएगी 4√3। ठीक है, 4√3 मीटर। तो ये फाइनली डिस्टेंस होगा A से लेके B तक का। तो दोनों गाड़ियों के बीच का डिस्टेंस है 4√3 मीटर। √3 की वैल्यू है 1.732। अगर आप चाहें तो 4 के साथ सॉल्व करके आप वैल्यू भी दे सकते हैं। तो ये वैल्यू आप चाहें तो 4 × 1.732 भी लिख के आ सकते हैं। और ये निकल के आएगा x प्लस वाई की वैल्यू कितनी, ये निकल के आएगा 4 2 टाइम्स 8, 4 3 टाइम्स 12, तो 12 का 2 कैरी 1, 4 7 टाइम्स 28, 29, 2 कैरी, तो ये हो जाएगा 6.928 मीटर। क्लियर है? तो अप्रोक्सीमेटली 7 मीटर के आसपास इन दोनों गाड़ियों के बीच का डिस्टेंस आ रहा है। चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट हो गया हमारा सॉल्व। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट की तरफ। तो थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, एज द फर्स्ट कार अप्रोचेस टूवर्ड्स द बिल्डिंग, जो पहली गाड़ी है अगर वो बिल्डिंग की तरफ अप्रोच कर रही है तो व्हाट विल हैपन टू द एंगल ऑफ डिप्रेशन। अच्छा, एक सिंपल सा स्टेटमेंट पूछा है और थ्योरी स्टेटमेंट है, तो इसका आंसर भी हम स्टेटमेंट रूप में देंगे। इसमें कुछ सॉल्व नहीं करना, इसमें लॉजिक लगाना है। लॉजिक क्या है कि भाई अगर कपिल यहाँ पे खड़ा है और एंगल ऑफ डिप्रेशन अभी मैं कह रहा हूँ θ1 है या कुछ भी एंगल है, मैं बोल रहा हूं कि यहाँ पे मान लो ये एंगल आ रहा है हमारा 30 डिग्री। ठीक है, तो एक बंदा अगर कहीं पे हाइट पे खड़े होके गाड़ी को वॉच कर रहा है, ठीक है, और जिस हाइट पे खड़ा है अगर ये गाड़ी इसके पाथ की तरफ मतलब इसके फुट की तरफ अप्रोच कर रही है तो इस समय एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होगा। तो अगर ये पास में मूव कर रही है, मान लो ये गाड़ी यहां से यहां आ जाती, तो जो अभी एंगल है अगर इसको हम एंगल ऑफ डिप्रेशन देखते तो हम देख रहे हैं हर इंस्टेंस पे जैसे जैसे गाड़ी बढ़ती जा रही है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो भी बढ़ता जा रहा है। हम सिंपल यहाँ स्टेटमेंट फॉर्म में जवाब देंगे। वो जवाब ये होगा कि द एंगल ऑफ डिप्रेशन इंक्रीजेस as the car approaches towards foot of building, तो वो इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, कुल मिला के हमें ये वर्ड जो टीचर को सुनना है वो है इंक्रीजेस, एंगल ऑफ डिप्रेशन भी बढ़ता जाएगा। समझ आ रहा है? तो यहाँ पे सिंपल थ्योरी सा पार्ट था, तो यहाँ पे हमने कर लिया है थर्ड पार्ट को क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट भी हमने किया क्लियर। फोर्थ पार्ट देखिएगा, फोर्थ पार्ट में हम क्या कहेंगे, तो इफ द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ अ टावर, अगर
हाइट ऑफ द टॉवर का रेशियो, तो यहां पे एक रेशियो दिया है, देखिएगा, हाइट ऑफ टॉवर, ये रेशियो किसका दिया है, हाइट ऑफ टॉवर एंड द लेंथ ऑफ इट्स शेडो, तो लेंथ ऑफ शेडो का एक रेशियो दिया है। तो इफ द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द टॉवर एंड द लेंथ ऑफ इट्स शेडो इज √3/1, तो √3:1 मतलब √3/1, ये रेशियो में दिया है। तो देन व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन। अब यहां पे अभी इसकी बात नहीं हो रही जो ड्राइंग दी हुई है, यहाँ पे बात हो रही है सिंपल इस चीज की कि मान लो कोई चीज यहाँ पे टॉवर है, तो हाइट ऑफ द टॉवर, अगर ये टॉवर का नीचे एक शेडो बन रहा है और इसमें जो रेशियो बन के आ रहा है, ठीक है, वो रेशियो आपको दिया हुआ है इसका और इसका, ठीक है, तो मैं बोलूंगा आपको जो रेशियो दिया है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस का दिया है, मतलब AB अपॉन BC दिया है, तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो हाइट ऑफ द टॉवर मतलब परपेंडिकुलर एंड CB शेडो का मतलब ये बेस है। तो इस केस में हम क्या ऐसा बोल सकते हैं कि ये रेशियो हमें मिलता है tan पे, तो tan थीटा की वैल्यू कुल मिला के इन्होंने हमें √3 दी है। और tan थीटा √3 कब आता है, तो tan थीटा √3 आता है जब थीटा की वैल्यू 60 डिग्री होती है, ये आपको समझना पड़ेगा। क्लियर है। तो ये जो रेशियो दिया था ये बेसिकली परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशियो है जो कि tan पे मिलता है, और tan थीटा की वैल्यू √3 कब होती है, तो ये √3 होती है 60 डिग्री पे। इस प्रकार से आपको फोर्थ पार्ट अटेम्प्ट करना था। क्वेश्चन नंबर 2 का फिफ्थ पार्ट भी देख लेते हैं। तो फिफ्थ पार्ट क्या है ये देखिएगा, इफ द हाइट ऑफ अ बिल्डिंग एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, अब यहाँ पे ये कह रहा है अगर हाइट ऑफ द बिल्डिंग और डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, जहां से मैं उस बिल्डिंग को वॉच कर रहा हूं, ठीक है, अगर ये पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, नहीं, इफ द हाइट ऑफ द बिल्डिंग एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, ठीक है, ऑफ द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम इट्स फुट बोथ आर इंक्रीज्ड बाय 10%। अच्छा, तो यहां पे देखो चीज को समझो, ये बोलना चाह रहा है कि अगर हाइट ऑफ द बिल्डिंग को, अगर बिल्डिंग की हाइट को, मान लो पहले बिल्डिंग की हाइट इतनी थी और अगर मैं इसको इंक्रीज कर देता हूं, और जहां से मैं उस बिल्डिंग के टॉप को वॉच कर रहा था, जिस पॉइंट से, मान लो इस पॉइंट से वॉच कर रहा था, तो इस पॉइंट को भी अगर मैं 10% इंक्रीज कर देता हूं, ठीक है, ऐसा इसका सवाल है। इफ द हाइट ऑफ द बिल्डिंग एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम इट्स फुट बोथ आर इंक्रीज्ड बाय 10%, अगर दोनों को 10% इंक्रीज कर दिया, देन व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन अब क्या होगा, तो पहले ये था, अब क्या हो जाएगा, तो मान लो ये थीटा था, तो आपको थीटा डैश कैलकुलेट करना है, ये इन्होंने बोला है। चलिए इसको देखिएगा कैसे सॉल्व करना है। तो पहले मान लीजिए मेरे पास ट्राइंगल था ABC, और अब मेरे पास ट्राइंगल है, ये पॉइंट D है और ये पॉइंट मैं ले लेता हूं E। तो ये एक नया ड्राइंग मैंने बनाया, ठीक है, यहां पे ये बोल रहा था कि पहले tan थीटा की वैल्यू, ठीक है, वो थी आपकी AB अपॉन CB, तो मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस थी, तो मैं स्मॉल p अपॉन b लिख लेता हूं। चलिए इसको देखिएगा, स्मॉल p अपॉन b लिख लिया हमने, तो tan थीटा की वैल्यू ये थी। अब अगर मैं नए वाला tan थीटा डैश देखता हूं, तो इसकी वैल्यू जो है वो 10% जो है, हमने हाइट भी इंक्रीज की है, तो 10% हाइट इंक्रीज करने का मतलब ये है कि पहले जो वैल्यू p था, p का 10% मतलब 10/100, ये 0 से 0 कटेगा तो ये आ जाएगा वैल्यू p/10। और अगर हमारा पहले परपेंडिकुलर कुछ था, उसमें अगर मैंने p/10 ऐड कर दिया, तो बेसिकली ये बोलना चाह रहा है p प्लस p/10 अगर मैंने किया, 10% इंक्रीज कर दिया, तो 10% मैंने निकाल के दिखाया है, p का 10% होता है p/10, और अगर इतना पार्ट इंक्रीज कर दिया p में, और बेस में भी अगर मैंने 10% का इंक्रीज कर दिया, तो ये आ जाएगा b प्लस b/10, ठीक है। तो इस समय tan थीटा डैश क्या होगा, ठीक है, तो इन्होंने ऐसा पूछा है। चलिए ठीक है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। अगर इस रेशियो को मैं सॉल्व करता हूं, तो ये हमारा आ जाएगा tan p प्लस p अपॉन 10, ठीक है, और यहां पे एलसीएम लेने पे ये आ जाएगा tan b प्लस b अपॉन 10,
और अगर इसको मैं रैशनलाइज करता हूँ, अगर मैं इसको रेसिप्रोकल करता हूँ, नीचे वाले डिनोमिनेटर के इसके सामने लेकर आता हूँ, तो ये वैल्यू आ जाएगी 10p प्लस पी अपॉन 10b प्लस बी। ये चीज समझ आ रही है? 10 से 10 कट जाएगा, तो क्रॉस में 10 से 10 कट गया। इन दोनों में से अगर मैं p कॉमन ले लेता हूं और तो यहां पे बचेगा 11, तो ये बेसिकली क्या आ रहा है, इसको अगर सॉल्व कर दोगे तो 11p अपॉन 11b आ रहा है। तो 11 से 11 भी कट गया। फाइनली आप देख रहे हैं कि p बाय b सेम रेशियो है, ठीक है। तो tan थीटा की वैल्यू जो p बाय b थी वही tan थीटा डैश की वैल्यू आ रही है। तो इससे क्या समझ आया? इससे ये समझ आया, जैसा सवाल में पूछा था, इन्होंने पूछा था कि देन व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन। तो इस केस में मुझे ये समझ आ रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो सेम रहेगा, जो थीटा था उसी की वैल्यू थीटा डैश की भी सेम रहेगी। ये चीज समझ आ रही है? मैं फिर से बता रहा हूं मैंने क्या किया। मैंने कुल मिला के पहले एक ड्राइंग बनाई, ठीक है। तो मैंने ट्राइंगल लिया था ABC, ये जो रेशियो लिखा था ये ट्राइंगल ABC का रेशियो था। फिर मैंने ट्राइंगल लिया tan थीटा डैश में DBE, तो ये जो है ये है DBE, क्लियर है। तो ये दो ट्राइंगल्स में मैंने ये रेशियो बनाया। tan थीटा की वैल्यू अगर मैं ब्लू पेन का यूज करूं तो यहाँ पे बेसिकली मैंने ये देखा कि tan थीटा की जो वैल्यू है वो tan थीटा डैश की वैल्यू के बराबर आ रही है। इसका मतलब जो थीटा था वो ही थीटा डैश आ रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज नहीं होगा, वो सेम रहेगा। अगर मुझे एंगल ऑफ एलिवेशन दिया होता तो मैं कहता, मान लो 30 डिग्री दिया होता तो वो 30 डिग्री ही रहता, कोई चेंजेस नहीं है। अगर आप दोनों में सिमिलर इंक्रीज कर रहे हो तो किसी तरह का चेंजेस नहीं होगा। यहां तक आपने कर लिए हैं 2 क्वेश्चन पूरे तरीके से सॉल्व। मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो फिफ्थ पार्ट भी कर लिया सेकंड क्वेश्चन का। थर्ड क्वेश्चन देखिएगा, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो ये कह रहा है सम सर्कस आर्टिस्ट आर प्रैक्टिसिंग क्लाइंबिंग रोप्स। तो कुछ सर्कस के कलाकार थे जो कि रस्सी चढ़ने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, that are tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground। ठीक है, अब यहां पे ये बोल रहा है कि वो जो रस्सी है वो ऊपर टाइट बंधी हुई है और कुछ नीचे सर्कस वाले हैं जो उस रस्सी को चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब प्रैक्टिसिंग कर रहे हैं। इफ द एंगल मेड बाय वन ऑफ द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। अगर कोई एक रस्सी है तो यहाँ पे आप देखिएगा रस्सी जो है वो सीधी नहीं है, रस्सी ऊपर से भी बंधी हुई है, ठीक है, इस पॉइंट से भी और इस पॉइंट से भी बंधी हुई है। तो 2 रस्सी इन्होंने दी हैं, फर्स्ट रोप ये है और सेकंड रोप ये है, और कुछ कलाकार ऐसे हैं जो इन रस्सियों पे चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, प्रैक्टिस कर रहे हैं इस पे क्लाइंब करने का। और ये रस्सी इस तरीके से बंधी है कि ये पोल है, सेंटर में पोल है और पोल की आपको हाइट दी है 8 मीटर की। तो इन्होंने बोला इफ द एंगल मेड बाय वन ऑफ द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। एक रस्सी ऐसा एंगल बना रही है कि यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, एंड द हाइट ऑफ द पोल इज 8 मीटर, वो दिख रहा है। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रोप। आप ये बताइए इस रोप की जो लेंथ है वो क्या होगी। मतलब बेसिकली अगर यहाँ पे 90 डिग्री है तो ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये चीज समझ आ रही है। तो यहाँ पे अब आप देखिएगा हमें क्या पता है, तो हमें यहाँ पे पता है साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट, ठीक है। और ये रेशियो जो बनेगा ये बनता है परपेंडिकुलर, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो रेशियो है एच और पी का, तो ये हमें मिल रहा है कहाँ पर, या तो साइन पे मिल रहा है या कोसेक पे मिल रहा है। तो हम यहाँ ले लेते हैं साइन 30 डिग्री। तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ साइन 30 डिग्री का रेशियो। अगर आप देखेंगे साइन 30 डिग्री इस ट्राइंगल के अंदर, ठीक है, कौन सा ट्राइंगल, ये वाला जोन सा है। तो इस केस में पोल की हाइट 8 मीटर मुझे दी हुई है, तो पोल की हाइट मुझे नोन है, अपॉन फर्स्ट रोप की हाइट कितनी है जिसको मैंने हाइपोटेन्यूज लिया, तो ये बेसिकली हाइपोटेन्यूज है, तो P अपॉन H
ये रेशियो हमें यहाँ पे मिलेगा। अगर मैं इस ट्रायंगल को कुछ नाम दे देता हूँ, देखिएगा नाम मैं क्या दे सकता हूँ, तो वो भी दे देते हैं हम, यहाँ पे ये सब कर देते हैं क्लियर। चलिए इस ट्रायंगल को मैं नाम दे देता हूँ ए बी सी। तो इन ट्रायंगल ए बी सी साइन 30 डिग्री, क्योंकि ये एंगल मुझे जो थीटा दिया था 30 डिग्री दिया था, तो साइन 30 डिग्री मुझे कहता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब ए बी अपॉन ए सी। और ए बी की वैल्यू मुझे दी है 8 और ए सी की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, और यहाँ पे है साइन 30 डिग्री। तो आप देखेंगे साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, तो वो लिख लीजिए यहाँ 1/2 इज इक्वल्स टू 8/AC, ठीक है। और कुल मिला के ये हमारे को वैल्यू मिल जाएगी AC की, और AC हमारा आ गया 2 × 8, तो ये आ गया 2 × 8 मतलब 16, तो AC की वैल्यू हमारी आ गई है 16, ठीक है। तो AC है फर्स्ट रोप की जो लेंथ आई है वो 16 मीटर आई है, क्लियर है। तो फर्स्ट पार्ट कह रहा था वही हमें कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रोप, 16 मीटर, क्लियर। चलिए फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया है सॉल्व, बोर्ड कर लेते हैं क्लियर। मूव करते हैं इसके सेकेंड पार्ट पे। ये कह रहा है इफ द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द पोल, ठीक है, फ्रॉम द बेस ऑफ द सेकेंड रोप, ये बेस है और ये फुट है, पोल का फुट। तो ये कह रहा है इफ द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द पोल फ्रॉम द बेस ऑफ द सेकेंड रोप इज 8 मीटर, अगर ये डिस्टेंस 8 मीटर का है तो फाइंड इट्स एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द ग्राउंड। आप बताइए एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा। तो ये हमारा थीटा अगर मैं इसको मान लेता हूं और इस ट्राइंगल को अगर मैं नाम दे देता हूं ए बी सी, तो सेकेंड पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं। देखिएगा सेकेंड रोप से हमने ट्राइंगल लिया है, तो यहां पर हमसे tan थीटा, आप देखिएगा tan थीटा क्या मैं बोल सकता हूं, ए बी अपॉन बी सी है, और ए बी की वैल्यू है 8, बी सी की वैल्यू भी दी है 8, और एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब थीटा फाइंड करना है, तो tan थीटा की वैल्यू यहां पर आएगी 1। कब आएगी, कब आएगी, जब एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब जो थीटा है ये 45 डिग्री का होगा। तो tan 45 डिग्री की क्योंकि वैल्यू होती है 1, तो ये हमने 1 ले लिया, क्लियर है। तो थीटा की वैल्यू 45 डिग्री मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री। चलिए यहां तक क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट समझ आया। मूव करते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। तो थर्ड पार्ट कह रहा है व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ सेकंड रोप इफ फर्स्ट रोप इज 8 मीटर लॉन्ग। ये कह रहा है सेकंड रोप की लेंथ क्या होगी। तो सेकंड रोप की लेंथ हम निकाल लेते हैं। तो ये सेकंड रोप की लेंथ कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे देखिएगा सेकंड रोप यहाँ पे बन रहा है 90 डिग्री का एंगल, पोल की लेंथ हमें 8 मीटर दी है, और अगर ये एंगल ऑफ एलिवेशन हम ले लेते हैं 45 डिग्री का, तो इस केस में tan 45 डिग्री नहीं, tan नहीं, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज का है, तो यहाँ पर आपका हाइपोटेन्यूज कहाँ बनेगा इसको आप नोटिस करिएगा। यहाँ पे अगर हम ट्राइंगल का नाम देते हैं ए बी सी, और हमें पता करना है पोल क्योंकि हमें दिया है, तो पोल अपॉन हाइपोटेन्यूज, अगर मैं लेंथ की बात करूं तो h, तो ऐसा हम बोल देते हैं परपेंडिकुलर अपॉन h हमें कहाँ मिलेगा, तो साइन कॉस tan, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो साइन 45 डिग्री पे मिलेगा, क्लियर है। तो यहाँ पे साइन 45 डिग्री ले लीजिए, या आप कोसेक 45 डिग्री ले सकते हैं, तो जिसकी वैल्यू आपको आसान पड़े वो लेके आप वैल्यू दे सकते हैं। तो पोल की लेंथ हमें दी है 8 मीटर, 8 अपॉन सेकेंड रोप हमें देखना है, तो यहाँ पे साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू हम लिख लेते हैं, तो 1/√2, तो 1/√2 और दिया है p/h, तो p/h के केस में हम लिख देंगे 8/h, मतलब सेकेंड रोप है ना, ये जो हाइपोटेन्यूज है तो सेकेंड रोप। चलिए तो यहाँ पे h की वैल्यू हमारे पास आ गई है 8√2 मीटर, दैट मीन्स द लेंथ ऑफ सेकेंड रोप, ये वैल्यू आ रही है हमारी 8√2 मीटर।
हो गया खत्म। तो यहाँ पे थर्ड पार्ट भी हमने कर लिया है सॉल्व। बोर्ड करते हैं क्लियर। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फोर्थ पार्ट देखिएगा। इफ अ रोप इज टाइड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, अगर मैंने रोप को 60 डिग्री के एंगल पे टाइट किया है, तो ये 60 डिग्री के एंगल पे मैंने टाइट कर दिया, देन व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द रोप टू द लेंथ ऑफ द पोल। तो लेंथ ऑफ रोप अपॉन लेंथ ऑफ पोल, तो लेंथ ऑफ पोल का रेशियो क्या होगा। तो लेंथ ऑफ रोप मतलब हाइपोटेन्यूज, ठीक है, h, और लेंथ ऑफ पोल का मतलब परपेंडिकुलर, ठीक है। तो h बाय p का रेशियो कब मिलता है, यहां पे देखिएगा, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, ठीक है। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर हमें मिलता है कोसेक पे, तो ये हमें मिलता है कोसेक पे। एंगल हमें दिया है 60 डिग्री, तो ये हो गया एंगल 60 डिग्री। इसका मतलब पोल की लेंथ है 8, ठीक है, नहीं रेशियो निकालना है ना, तो रेशियो हमारा क्या होगा, तो कुल मिला के कोसेक 60 डिग्री, तो h अपॉन p की वैल्यू आएगी, कोसेक 60 डिग्री की वैल्यू है 2/√3, तो 2/√3, तो इसका मतलब रेशियो हमारा आ गया 2:√3, खत्म बात, ठीक है। तो h अपॉन p, लेंथ ऑफ द रोप इज 2 एंड लेंथ ऑफ द पोल √3, इन दोनों से इसको कंपेयर किया 2:√3, हमारा जवाब आएगा। चलिए मूव करते हैं इसके फिफ्थ पार्ट की तरफ। तो इसका फिफ्थ पार्ट क्या कह रहा है, इफ एन आर्टिस्ट टेक्स 2 मिनट्स टू क्लाइंब अप 8 मीटर रोप, अगर 8 मीटर की रोप चढ़ने के लिए एक आर्टिस्ट को 2 मिनट लगते हैं, तो यहाँ पे हमें टाइम दिया हुआ है 2 मिनट्स, ठीक है, और हमें लेंथ ऑफ द रोप दी है, तो हमें कुल मिला के डिस्टेंस दिया है कि वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, वो 8 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो आप बताइए स्पीड क्या होगी। तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस है आपके सामने 8 और टाइम है आपके सामने 2, तो ये आ जाएगा मीटर पर मिनट में, ठीक है। तो 2 4 टाइम्स मतलब 4 मीटर पर मिनट, क्योंकि एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है मीटर पर सेकंड, तो हम जवाब मीटर पर सेकंड में दे देते हैं। तो यहाँ पर मीटर पर सेकंड में देने के लिए 4 मीटर पर मिनट मतलब 60 सेकंड्स के बराबर होगा, तो यहाँ पे ये सेकंड्स में आ जाएगा। तो यहाँ पे कुल मिला के हमारा जो जवाब आएगा वो आएगा 4 1 टाइम्स 4 4 5 टाइम्स 20, तो 1/15 मीटर पर सेकेंड, ये हमारा जवाब आएगा। तो 1/15 मीटर पर सेकेंड, डेसिमल में निकाल लेना, वैसे जरूरत नहीं है, 1/15 मीटर पर सेकेंड या मीटर पर मिनट, तो 4 मीटर पर मिनट, यूनिट सही लिख कर आएंगे तो टीचर मार्क्स देंगी, ठीक है। तो चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। यहां तक हमने कर लिए हैं 3 क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन का भी हमने फिफ्थ पार्ट कर लिया है। फोर्थ क्वेश्चन हमें कह रहा है एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट अ कांस्टेंट हाइट ऑफ 3000 मीटर। एक एरोप्लेन है जो एक पर्टिकुलर हाइट पे उड़ रहा है, तो यहां से P और Q, तो अगर मैं हाइट देखूं तो हाइट मुझे दी है 3000 मीटर की, ठीक है, जिस हाइट पे वो जमीन से ऊपर उड़ रहे हैं, तो ये जो हाइट है ये 3000 मीटर है, ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं 3000 मीटर। इसके आगे बोला है मैन ऑब्जर्व्ड विथ एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एरोप्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। एक बंदा खड़ा है यहाँ पर, जब वो एरोप्लेन को देख रहा है तब एरोप्लेन 60 डिग्री का एंगल बना रहा था। तो अच्छी बात यह है कि ड्राइंग भी दी है। आफ्टर अ फ्लाइट ऑफ 20 सेकेंड, 20 मिनट फ्लाइट जब उड़ती है तो 20 मिनट्स के बाद जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, 20 सेकेंड्स के बाद जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 45 डिग्री हो जाता है। तो यहाँ पे 45 डिग्री हो जाता है, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन 45 हो जाता है, यहाँ 40 लिखा है, तो ये 45 डिग्री क्वेश्चन में बोला है। इन द गिवन फिगर विच रेशियो ऑफ द साइड्स गिव्स द वैल्यू ऑफ tan 60 डिग्री। अगर मैं tan 60 डिग्री की बात करूं तो tan 60 डिग्री क्योंकि यहाँ पे बन रहा है, तो ये ट्राइंगल हम कंसिडर करते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू, अब tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो P अपॉन B का मतलब है PB अपॉन AB, ठीक है, तो ये हमारा बेस हो जाएगा, ठीक है,
और क्या होगा, तो tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, तो इन द गिवन फिगर विच रेशियो ऑफ साइड्स गिव्स द वैल्यू ऑफ tan 60 डिग्री। तो ये है बस इतना ही जवाब। तो साइड्स क्या होंगी, तो इन द गिवन फिगर विच रेशियो ऑफ साइड्स, तो रेशियो ऑफ साइड्स ये हो जाएगा PB बाय AB, तो PB अपॉन AB, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बस ये फर्स्ट पार्ट हो गया सॉल्व, इतना ही करना था। तो tan 60 डिग्री हमें PB बाय AB का रेशियो दे रहा है, खत्म। इसके आगे इन्होंने सॉल्व करने को नहीं बोला है, ठीक है। तो विच रेशियो ऑफ द साइड्स गिव्स द वैल्यू ऑफ tan 60 डिग्री, तो यही है। tan 60 डिग्री की वैल्यू एक्चुअल में होती है √3, तो √3/1 ये रेशियो आएगा PB अपॉन AB साइड का। बस ऐसे यही आंसर है और इसमें कुछ नहीं करना। सेकेंड पार्ट क्या है, तो इसका सेकेंड पार्ट देखिएगा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ QC अपॉन AC। तो QC अपॉन AC का वैल्यू क्या होगा, तो QC ये है, AC ये है, ठीक है। तो यहाँ पे tan 45 डिग्री, क्योंकि मुझे 45 बोला है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहाँ पे हम बोल देते हैं tan 45 डिग्री, ये हमें एक्चुअली रेशियो दिया है QC अपॉन AC का। तो QC ये है, AC ये है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ QC अपॉन AC, ये वैल्यू है 1, खत्म बात, ये इसकी वैल्यू है, ठीक है। बस इतना से ही करना था। हाफ मार्क्स के क्वेश्चन इस प्रकार से यहाँ से आते हैं। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड पार्ट की तरफ। तो थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, इसको भी वॉच कर लीजिए। व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एरोप्लेन इन 20 सेकेंड्स, कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा एरोप्लेन के द्वारा 20 सेकेंड के अंदर, मतलब यहां से यहां जो एरोप्लेन गया है इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, हमें ये कैलकुलेट करना है। तो कितना डिस्टेंस कवर किया ये हम कैसे निकालें, तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले तो हम ट्राइंगल ले लेते हैं PAB, ठीक है। अगर मैं ट्राइंगल लेता हूं PAB ये वाला, तो ये है P, ये है A और ये है B। इस पॉइंट से वॉच कर रहे थे और ये डिस्टेंस हमें 3000 दिया है, तो ये 3000 दिया है, ठीक है। और ये जो एंगल दिया है ये 60 डिग्री दिया है, ठीक है। तो क्या मैं AB डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकता हूं, तो यस, AB डिस्टेंस देने के लिए मैं बोलूंगा PB अपॉन AB, ये रेशियो आपका बनेगा 3000 बाय AB, जो कि tan 60 डिग्री की वैल्यू होगी, ठीक है। tan 60 डिग्री की वैल्यू क्योंकि √3 होती है, तो ये √3 इज इक्वल्स टू 3000 अपॉन AB आएगा, और AB जो डिस्टेंस है ये हमारा आ जाएगा 3000 बाय √3, और इसको हम लिख सकते हैं 3000 √3 अपॉन 3, और 3 से ये 3000 कटा, तो ये आंसर आ जाएगा 1000 √3 मीटर। ये कौन सा डिस्टेंस आया है, ये सिर्फ A से लेके B तक का डिस्टेंस आया है, ठीक है। हमें एक्चुअली जो डिस्टेंस पता करना है, हमें PQ पता करना है, और PQ पैरेलल है BC के, तो हम BC कैसे निकालेंगे, जब हम ट्राइंगल QCA लेंगे, मतलब यहां से यहां अगर मैं देखूं तो ये भी तो एक बन रहा है ट्राइंगल यहां से यहां, ठीक है। तो इसको क्लियर कर देते हैं, और ये वाला ट्राइंगल ले रहा हूं, तो QCA, और बाकी चीजें हम रिमूव कर देते हैं, ये हटा देते हैं, ठीक है, ये हटा देते हैं। तो यहां से यहां AC डिस्टेंस हमें पता चल सकता है, QC क्योंकि फ्लाइट तो 3000 मीटर की हाइट पे उड़ रही है, ये ऑलरेडी हमें दिया है क्वेश्चन के अंदर, कहाँ दिया है, ये दिया 3000 मीटर ऑलरेडी इसी हाइट पे फ्लाइट उड़ रही है, तो वो फिक्स है ग्राउंड से। तो इस केस में ट्रायंगल QCA के केस में अगर मैं देखूं तो ये एंगल मेरा 45, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है, यहाँ ड्राइंग में 40 नहीं होगा, ये 45 डिग्री है, तो 45 डिग्री सवाल में जो बोला है, तो tan 45 डिग्री मुझे रेशियो देगा, किसका रेशियो देगा, ये मुझे रेशियो देगा QC अपॉन AC का, तो QC अपॉन AC का रेशियो देगा, और QC की वैल्यू है 3000 और AC की वैल्यू हमें नहीं पता, यहां से यहां तक का डिस्टेंस हमें नहीं पता,
tan 45 डिग्री की वैल्यू है 1, तो AC यहां चला गया और ये आ जाएगा 3000 मीटर। अब देखो बात को समझना, अब मेरे पास AC भी है, AB भी है, मुझे एक्चुअली BC पता करना है, तो ये ड्राइंग मैं कर देता हूं क्लियर। और अब यहां पे समझना, देयरफॉर BC कैन बी टेकन एज, BC क्या होगा, तो BC होगा आपका AC में से जब आप माइनस कर देंगे AB को, और AC की वैल्यू आपकी आई है 3000 मीटर, तो 3000 में से आपको माइनस करना है AB, ठीक है, और AB दिया है 1000√3, तो ये आ जाएगा आपका 1000√3। क्लियर? तो ये डिस्टेंस निकल के आएगा, 1000 ले लो, हम कॉमन ले लेते हैं, तो 1000 दोनों में से कॉमन ले लिया, तो ये आएगा 3 - √3 मीटर। ठीक है, यहाँ तो वैल्यू ऐसी छोड़ दो, यहाँ √3 की वैल्यू 1.732 लेके सॉल्व कर लीजिए, तो 3 - 1.732 करते हैं अगर आप, तो ये आ जाएगा 1000, 3 में से 1.732 गया तो ये 2.732 आएगा। इसमें नीचे डेसिमल आएगा, डेसिमल रिमूव होगा तो नीचे 1000 आएगा, 1000 से 1000 कट जाएगा, तो ये आएगा 2732 मीटर। ये इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर है? तो यहाँ पे हमने थर्ड पार्ट भी देख लिया इस क्वेश्चन का सॉल्व होते हुए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट भी हो गया, बोर्ड कर लेते हैं क्लियर, और इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। तो व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट स्पीड ऑफ प्लेन। अब आप बताइए अप्रोक्सीमेट स्पीड क्या है प्लेन की, तो स्पीड क्या है, ठीक है। अब स्पीड कैसे निकालेंगे, तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्लियर? तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया, समय उसको कितना लगा, तो समय उसको 20 सेकेंड लगा, और 20 सेकेंड में उसने जो डिस्टेंस क्रॉस किया था, अभी पीछे हमने निकाला था, एक काम करते हैं देख लेते हैं जाके 2 मिनट, और उसको वहीं लिखे रहने देते हैं। देखिएगा कहाँ गया, ये रहा। तो 2732 मीटर का डिस्टेंस उसने क्रॉस किया था। तो हम एक काम करते हैं, ये जितना हमने लिखा है इन सबको रब कर देते हैं, और फिर हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। तो अप्रोक्सीमेट स्पीड ऑफ प्लेन निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर इस डिस्टेंस को लिखे रहने देते हैं 2732। तो डिस्टेंस है आपका 2732, टाइम लगा 20 सेकेंड, ठीक है, और स्पीड होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस है मीटर में, तो मीटर अपॉन सेकेंड में ही आंसर आएगा। 2732 अपॉन 20 मीटर पर सेकेंड, ये आपकी स्पीड आ जाएगी। तो 2732 अपॉन 20 अगर मैं देखता हूं तो ये हमारा आ जाएगा, 2 से काट दो तो ये आ जाएगा 2 1 टाइम्स, 2 3 टाइम्स 6, 13, 2 6 टाइम्स 12, 2 6 टाइम्स 12 अपॉन 10 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? और ये वैल्यू सॉल्व होकर आ जाएगी कितनी, तो ये आ जाएगी 136.6 मीटर पर सेकेंड। खत्म आंसर। ठीक है, तो ये स्पीड है 136.6 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट स्पीड ऑफ प्लेन। अप्रोक्सीमेट स्पीड अगर अप्रोक्सीमेशन पूछ रहे हैं तो 137 मीटर पर सेकेंड, हर सेकेंड में इतना मीटर क्रॉस हो रहा है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4 का फिफ्थ पार्ट देखिएगा। फिफ्थ पार्ट क्या कह रहा है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए क्यू अपॉन ए सी। अब ए क्यू अपॉन ए सी की बात हो रही है, तो यहां पे अगर मैं आपको ड्राइंग क्लियर करके दिखाऊं तो यहाँ पे ये दिया है आपको 45 डिग्री, ये 40 डिग्री नहीं है, 45 डिग्री मुझे क्वेश्चन में बोला है, ये बोला है 45 डिग्री। ठीक है, तो 45 डिग्री QC और यहाँ पे है A, तो ये रेशियो हमसे पूछ रहा है AQ अपॉन AC का। तो AQ अपॉन AC मतलब हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, और ये रेशियो हमें कब मिलता है, तो आप जब देखेंगे यहाँ पर मैं आपको बेस में जाके बताता हूं, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, और रेशियोज बनते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस हमें मिल रहा है सेक पे, तो सेक पे हमें मिलेगा, एंगल दिया है 45 डिग्री, तो सेक 45 डिग्री ये इसकी वैल्यू होगी। और सेक 45 डिग्री की वैल्यू होती है, ये आपकी आएगी √2। तो यहाँ पर हम कहेंगे सेक 45 डिग्री की वैल्यू √2 आ रही है। इसका मतलब
ए क्यू अपॉन ए सी की जो वैल्यू आई है, ए क्यू अपॉन ए सी की जो वैल्यू आई है वो √2 वैल्यू आई है। खत्म बात, बस ऐसे ही करना था और कुछ नहीं करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट भी आपने देख लिया। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, क्लास 10 स्टूडेंट्स, केस बेस्ड टाइप क्वेश्चंस, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। ये क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत अच्छा सवाल आप लोगों के लिए। क्या बोल रहा है इसको देखो, अ पर्सन या ऑब्जर्वर बोल लो, ऑन द सी कोस्ट ऑब्जर्व्स 2 शिप इन द सी, बोथ द शिप्स आर इन सेम स्ट्रेट पाथ, वन बिहाइंड द अदर। तो एक बंदा है, एक ऑब्जर्वर है, एक इंसान है जो यहां पे बैठा है और वो 2 शिप्स देख रहा है, ठीक है, और दोनों एक ही साइड पे हैं। तो मान लो वो वॉच हाउस के ऊपर बैठा हुआ है और वहां से वो 2 शिप्स को देख रहा है अपनी तरफ, जो दोनों शिप्स आ रही हैं। तो अ पर्सन ऑब्जर्वर ऑन द सी कोस्ट ऑब्जर्व्स 2 शिप्स इन द सी, बोथ द शिप्स आर इन सेम स्ट्रेट पाथ, वन बिहाइंड द अदर। इफ द ऑब्जर्वर इज ऑन हिज बिल्डिंग ऑफ हाइट 20 मीटर्स, अब अगर ये ऑब्जर्वर 20 मीटर की हाइट पे है अगर, ठीक है, एंड ही ऑब्जर्व्स द एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो यहां पे ये कह रहा है इफ द ऑब्जर्वर इज ऑन हिज बिल्डिंग ऑफ हाइट 20 मीटर्स इंक्लूडिंग ऑब्जर्वर, ठीक है, तो इसमें इंसान की हाइट भी मिली हुई है, तो टोटल हाइट दी है आपको 20 मीटर, ठीक है, एंड ही ऑब्जर्व्स द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स एज 45 डिग्री एंड 60 डिग्री, और उसको जो देखने के एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहे हैं वो अगर 45 डिग्री और 60 डिग्री बन रहे हैं, तो आप बताइए, इफ अ पर्सन ऑब्जर्व्स अ शिप हुज एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 60 डिग्री, ठीक है, जिसका एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री है, अगर पर्सन इस बोर्ड को वॉच कर रहा है, मतलब कि ए बोर्ड को, इन्होंने ए के बारे में बात की है। इफ अ पर्सन ऑब्जर्व्स अ शिप हुज एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 60 डिग्री, देन हाउ मच डिस्टेंस इज द शिप अवे फ्रॉम हिम। आप बताइए शिप उससे कितनी दूरी पर है, ठीक है, तो आपको यहां पे AC बताना है, क्या वैल्यू आएगी। तो देखो यहां पे जो रेशियो बनेगा वो, अगर मैं इस पॉइंट को O जैसा दिया है, तो ये रेशियो बन रहा है, OC आपको नोन है और CA आपको फाइंड करना है डिस्टेंस, ठीक है, तो ये डिस्टेंस आएगा OC अपॉन CA का 20 अपॉन CA, ठीक है, और ये है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस बनता है tan 60 डिग्री पे, तो यहाँ पे ये आ जाएगा tan 60 डिग्री, और tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, तो √3 इज इक्वल्स टू 20 अपॉन CA। तो CA की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो यहाँ पे ये जो डिस्टेंस आएगा ये आएगा 20/√3, तो 20/√3, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 20√3/3 मीटर। तो द डिस्टेंस फ्रॉम द फुट, ठीक है, तो इस शिप की दूरी इस टॉवर के बेस से वो आ रही है 20√3/3 मीटर, यही हमसे पूछा था। देखिएगा, इफ अ पर्सन ऑब्जर्व्स अ शिप whose angle of depression is 60 degree, then how much distance is the ship away from him। तो वो कितनी दूरी पर है, वो 20√3/3 मीटर की दूरी पर है। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का हो गया फर्स्ट पार्ट यहाँ पे सॉल्व। मूव करते हैं इसके सेकेंड पार्ट की तरफ। इफ अ पर्सन ऑब्जर्व्स अनदर शिप whose angle of depression is 45 डिग्री, जिसका एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री है, मतलब वो शिप बी को वॉच कर रहा है, देन हाउ मच डिस्टेंस दैट शिप इज अवे फ्रॉम हिम, वो शिप इससे कितनी दूरी पर है। तो यहां से सी और बी का डिस्टेंस, मतलब सी बी डिस्टेंस निकालना है। तो अगेन tan 45 डिग्री आपको देगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो P अपॉन CB अगर मैं बोलूं तो परपेंडिकुलर है बेसिकली OC, तो OC अपॉन CB, और tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1, OC की वैल्यू कितनी है, तो OC की वैल्यू है 20, और CB आपको फाइंड करना है, मतलब C से लेके B तक की दूरी, तो ये आ जाएगा आपका CB इज इक्वल्स टू 20/1, मतलब वो डिस्टेंस आ रहा है CB का 20, ठीक है, 20 मीटर्स में आएगा, तो 20 मीटर की दूरी है शिप की उस बिल्डिंग से, ठीक है।
तो यही आपसे पूछा था कि उस पर्सन की दूरी, मतलब उस इंसान जो जहां टॉवर पे खड़ा है, वो शिप उससे कितनी दूर है। तो शिप उससे 20 मीटर्स की दूरी पर है। क्लियर है यहां पर। चलिए बोर्ड कर लेते हैं क्लियर और मूव करते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। तो एट एन इंस्टेंट व्हेन अ पर्सन ऑब्जर्व्स टू शिप्स whose angles of depression are 60 degree and 45 degree, what is the distance between the ships? आप बताइए इन दोनों शिप के बीच में क्या डिस्टेंस है। तो अभी आपने इस शिप का डिस्टेंस निकाला, फिर आपने टोटल डिस्टेंस निकाला, ठीक है। तो 20 में से अगर मैं ये CA माइनस कर दूं तो आपके पास ये दो बोर्ड्स के बीच का डिस्टेंस आएगा। तो हम थोड़ा सा पीछे चल के देख लेते हैं हमने क्या अभी सॉल्व किया था। तो ये डिस्टेंस तो हमारे पास 2 मीटर आया था, फिर हमारे पास क्या आया था, 2 मिनट होल्ड करिए। चलिए यहाँ पर हमारे पास एक डिस्टेंस आया था 20√3/3। तो CA का जो डिस्टेंस आया था ये था 20√3/3 मीटर, ठीक है। और टोटल डिस्टेंस आया था 20 मीटर का। तो एक काम करिए, ये सब कुछ कर देते हैं क्लियर और अब इन वैल्यूज को लेके हम सॉल्व करते हैं। चलिए यहां पर अगर मैं ध्यान से देखूं तो एट एन इंस्टेंट व्हेन अ पर्सन ऑब्जर्व्स टू शिप्स whose angles of depression are 60 degree and 45 degree, what is the distance between the ships? तो CA डिस्टेंस क्योंकि यहां पर है 20√3/3 मीटर और CB जो डिस्टेंस है ये है 20 मीटर। तो मुझे पता करना है AB डिस्टेंस और AB निकालने का तरीका है CB में से आप माइनस कर दो CA को। क्लियर है। तो CB में से जब मैं CA को माइनस करूंगा तो AB जो डिस्टेंस आएगा वो हमारा आ जाएगा 20, CB था 20, तो 20 माइनस 20√3/3, तो 20√3/3। क्लियर है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये AB हमारा निकल के आ जाएगा 60 माइनस 20√3/3 और इसको सॉल्व करने पे हमारा डिस्टेंस आएगा दोनों बोर्ड के बीच का, वो आ जाएगा 20 कॉमन। तो 20 हमने ले लिया कॉमन, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा आपका 3, तो 3 माइनस √3/3 मीटर। क्लियर है। अगर आप चाहें तो करेक्ट वैल्यू भी निकाल के दे सकते हैं। अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो इसकी निकलती है वो निकलेगी 20 मल्टीप्लाइड विथ 3 माइनस 1.732, तो ये आ जाएगा 2.732/3। क्या 3 से कुछ कट रहा है, तो 2 + 2 4, 4 + 10 इज 14, तो ये नहीं कट रहा है 3 से। तो एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू मुझे यहाँ पे 3 मिल रही है, 3 से 3 काट दो तो एक अप्रोक्सीमेशन आ जाएगा 20 मीटर्स का। तो 20 मीटर्स की दूरी A और B के बीच में भी है। तो ये जो दूरी आई है ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू आई है, ठीक है। दिस इज अप्रोक्स वैल्यू। कुछ 20 इंटू समथिंग आएगा, तो यहाँ पर जो वैल्यू है वो करेक्ट 20 तो नहीं, 20 से कम आएगी, ठीक है, छोटी सी थोड़ी सी कम आएगी। तो एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो AB के बीच की आएगी वो 20 मीटर है। इस प्रकार से आपने क्वेश्चन नंबर 5 के 3 पार्ट कर लिए हैं सॉल्व। मूव करते हैं इसके 4th पार्ट की तरफ। इफ अनदर पर्सन ऑब्जर्व्स वन शिप whose angle of depression be 60 degree, then from how much height the person observes if the ship is 30 meter away? अब ये कह रहा है कि अगर कोई एक और इंसान इसके साथ खड़ा हुआ है, वो एक अलग इंसान है, तो इफ अनदर पर्सन ऑब्जर्व्स वन शिप whose angle of depression is 60 degree, तो जिसका एंगल ऑफ डिप्रेशन है 60 डिग्री का, मतलब A वाली बोट को अगर वो बंदा देख रहा है, तो देन फ्रॉम हाउ मच हाइट द पर्सन ऑब्जर्व्स इफ द शिप इज 30 मीटर अवे। अगर ये वाली दूरी 30 मीटर की है, ठीक है, और कोई बंदा अगर देख रहा है इस शिप को जिसकी दूरी 30 मीटर है, मतलब आपको CA गिवन है, आपको उस बंदे की हाइट निकालनी है, मतलब वो बंदा किस हाइट से देख रहा होगा जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन भी 60 डिग्री का है। तो अभी 20 मीटर को कंसिडर नहीं करते, ठीक है। तो CA मुझे दिया है और मैं इसको OC ही मान लेता हूं, ठीक है।
तो यहाँ पे tan 60 डिग्री की जो वैल्यू है वो क्योंकि √3 होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये आपकी क्योंकि वैल्यू होती है √3, तो OC अपॉन CA आपको दिया है 30, तो OC की वैल्यू फाइनली आ जाएगी, ये हाइट आएगी 30√3 मीटर। तो मैं ऐसा कहूँगा कि ये वैल्यू आ रही है 30 इंटू 1.732 मीटर। 3 के साथ अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 2 टाइम्स 6, 3 3 टाइम्स 9, 3 7 टाइम्स 21, 2 ऊपर कैरी, तो ये आ जाएगा 5196, तो 5.196 मीटर, मतलब अप्रॉक्सीमेट 5 मीटर की हाइट पे वो बंदा वॉच कर रहा होगा। तो यहाँ पे बोला था इफ अनदर पर्सन ऑब्जर्व्स वन शिप हुज एंगल ऑफ डिप्रेशन बी 60 डिग्री, देन फ्रॉम हाउ मच हाइट द पर्सन ऑब्जर्व्स इफ द शिप इज 30 मीटर अवे। अगर शिप 30 मीटर दूरी पे है तो ये बंदा किस हाइट पे खड़ा होगा, ये बंदा खड़ा होगा 5 मीटर अप्रोक्सीमेट हाइट के पास। क्लियर है? तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 5 का 4th पार्ट सॉल्व करना था। मूव करते हैं इसके 5th पार्ट की तरफ। तो इफ अ पर्सन ऑब्जर्व्स द शिप whose angle of depression changes from 60 to 30 डिग्री, मतलब अगर कोई इंसान है, अगर कोई पर्सन है, इफ अ पर्सन ऑब्जर्व द शिप whose angle of depression changes from 60 डिग्री to 30 डिग्री, ठीक है, तो 60 डिग्री से ऑब्जर्वेशन चेंज हो गया 30 डिग्री चला गया, ठीक है, तो ये वाली जो शिप थी ए वाली वो मान लो यहां चली गई, तो यहाँ पे एक एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 30 डिग्री का, जो बेसिकली यहाँ, तो मैं ऐसा बोलूँगा कि ये जो ड्राइंग दी है ये कुछ आपको इस तरीके से दी है, ठीक है, ये एंगल था 60 डिग्री, ये चेंज हो गया 30 डिग्री हो गया, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब बेसिकली ऊपर से बनता है, मैं एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ लिख रहा हूँ। तो ये बोल रहा है इफ अ पर्सन ऑब्जर्व द शिप whose angle of depression changes from 60 degree to 30 degree, then how far be shift from the observer। ऑब्जर्वर मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ ए, ये सी, ये है शिप ए, ये शिप यहाँ चली गई, तो ए डैश इसका नई स्थिति है, ठीक है, तो ये बोल रहा है तो इफ अ पर्सन ऑब्जर्व द शिप हुज एंगल ऑफ डिप्रेशन चेंजेस फ्रॉम 60 डिग्री टू 30 डिग्री, देन हाउ फार बी शिफ्ट फ्रॉम द ऑब्जर्वर इफ द ऑब्जर्वर इज एट 20 मीटर ऑफ हाइट। अगर ऑब्जर्वर 20 मीटर की हाइट पर है तो आप ये दूरी बताइए सी ए डैश, तो सी ए डैश बेस की बात हो रही है, तो सी ए डैश और ओ सी अगर आपको नोन है तो अब एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो tan 30 डिग्री पे ये रेशियो मिलेगा, ठीक है, तो 30 डिग्री हो गया है। ये दूरी जो सी ए डैश देनी है तो tan 30 डिग्री की वैल्यू क्योंकि होती है 1/√3, ओ सी की वैल्यू 20 दी है और सी ए डैश हमें निकाल के देना है, तो सी ए डैश की वैल्यू फाइनली ये हो जाएगी 20√3 मीटर, तो 20√3 मीटर। क्लियर है? तो इस प्रकार से आपने सी से लेके ए डैश तक की दूरी बताई 20√3 मीटर। चलिए मूव करते हैं आगे, बोर्ड कर लेते हैं क्लियर और आगे आपको देते हैं छोटा सा ज्ञान। तो ज्ञान ये है कि भाई यहाँ पे थे 5 क्वेश्चन जो हो गए हैं कंप्लीट। इसका मतलब हाइट एंड डिस्टेंस एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री भी हमने जो टर्म 2 में आ रहा था उसको केस बेस्ड क्वेश्चंस को कर दिया है कंप्लीट। तो 5 सवाल उसके सब पार्ट्स, तो 5 × 5 25 कुछ क्वेश्चंस आपने यहाँ पे इस वीडियो में देखे। चलिए तो कैसे वॉच करना है टर्म 2 का ये वाला वीडियो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑलरेडी रेडी हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ऑलरेडी रेडी है, ठीक है, थ्योरी ऑलरेडी रेडी है। आप लोगों के लिए ये जो सीरीज चल रही है केस बेस्ड क्वेश्चंस की, ये वॉच करने के लिए आपको सिंपल टाइप करना है गूगल राजा के पास magnetbrains.com। जैसे ही आप मैग्नेटब्रेन्स की वेबसाइट पे आते हैं तो इंटरफेस में आप यहाँ पे एक हेडिंग देखेंगे एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज, और एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज के नीचे फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12 तक के जो ऑप्शंस दिख रहे हैं आप लोग क्लास 12 से लेके किंडरगार्टन तक। तो आप क्लास 10th को जब यहाँ पे एक्सेस करेंगे मतलब क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे क्लास 10th की सारी टीचर्स जो अलग अलग सब्जेक्ट के साथ कोर्स कंप्लीट करके आपको यहाँ पे अवेलेबल हैं, वो हैं जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, संस्कृत, सब कुछ है। स्क्रॉल अप करेंगे तो बाकी सब्जेक्ट्स भी हैं।
अब आप तैयारी कर रहे हैं मैथ्स की टर्म 2 के लिए, ठीक है। तो टर्म 2 मैथ्स यहाँ पे करा रहे हैं हमारे साथ में गौरव मिश्रा सर और मैं आपके अपना अभिषेक सर। तो आप हमारे यहाँ पे जाके वॉच नाउ जब क्लिक करेंगे हमारी फोटो के नीचे, तो वॉच नाउ क्लिक करते ही हमारे द्वारा पढ़ाए हुए सारे टॉपिक्स विद द थ्योरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड ये जो अभी केस बेस्ड क्वेश्चंस चल रहे हैं ये भी यहाँ पे प्रॉपर सीक्वेंस वाइज आपको अरेंज फॉर्मेट में मिलेंगे। आपको जोन सा टॉपिक वॉच करना है टर्म 2 का, आप करिए वहां पे क्लिक। जैसे ही करते हैं क्लिक तो वो वीडियो आपके सामने रन होना हो जाएगी स्टार्ट। तो इस तरीके से इतना आसान है घर बैठे बैठे तैयारी करना। 100% फ्री एजुकेशन, वो भी अकेला एक ही प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स। तो यहाँ पे जल्दी से आप दे दीजिए वीडियो को एक लाइक, चैनल को अगर अभी तक नहीं किया है सब्सक्राइब तो कर लो जल्दी से सब्सक्राइब भी, क्योंकि केस बेस्ड क्वेश्चंस पहले आप तक आ जाएं जल्दी से, आपको कहीं पे सर्च ना करना पड़े। तो आपको चैनल को बेल आइकन दबाना होगा, वही सब्सक्रिप्शन है, किसी तरह की कोई फीस की डिमांड नहीं है, अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं एक नए टॉपिक में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। पूरी इंफॉर्मेशन और वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। बाय।